लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा अब की बार 400 पार का है, वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की मदद से बीजेपी को रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। इन सबके बीच देश के दोनों अहम गठबंधन ओबीसी वोटरों को खींचने के लिए पुरजोर कोशिश में हैं। जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में भी ओबीसी मतदाता गेम चेंजर साबित होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। वे दावा करते हैं कि भारत सरकार में 90 सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जिनमें सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं और वे सिर्फ 5% बजट को नियंत्रित करते हैं। इसके जवाब में अमित शाह दावा करते हैं बीजेपी के सांसदों में 29% यानी 85 सांसद और 29 मंत्री ओबीसी कैटेगरी के हैं। 1358 एमएलए में से 365 ओबीसी हैं, जो 27% हैं। ये सभी ओबीसी का राग अलापने वालों से ज़्यादा हैं। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था, कांग्रेस के हमारे साथी बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं। मैं हैरान हूं कि उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी नरेंद्र मोदी नज़र नहीं आता है। सियासी जानकारों का मानना है कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज़्यादा दबदबा अन्य पिछड़ा वर्ग का है, जिसकी संख्या करीब 50% है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने तक में ओबीसी की अहम भूमिका रही है। ओबीसी के वोटिंग पैटर्न को उसके रुझान और चुनावी सर्वे की मदद से ही समझा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरह का कोई डेटा नहीं देता है जिससे यह पता चले कि किस जाति के व्यक्ति ने किस उम्मीदवार को वोट किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 18% वोट मिले थे, जो साल 2014 के चुनावों में बढ़कर करीब 31% और 2019 में बढ़कर करीब 37% हो गए। वहीं कांग्रेस को 2009 लोकसभा चुनाव में 28.55% वोट मिले थे, जो 2019 में घटकर 19.49% रह गए। लोकनीति CSDS के सर्वे के मुताबिक ओबीसी वर्ग में प्रभावशाली और पिछड़े माने जाने वाली जातियों ने पिछले चुनावों में बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट किया है। ओबीसी राजनीति के लिहाज से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य किसी भी राजनीतिक दल के लिए काफ़ी अहम हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में 62, उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने 2, बीएसपी ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 50.76, बीएसपी को 19.26, सपा को 17.96 और कांग्रेस को 6.31% लोगों के वोट मिले थे। यूपी में ओबीसी की छोटी छोटी जातियां मिलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। जब बीजेपी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा बनाया तो ओबीसी के अंदर अति पिछड़ी जातियां एकजुट हो गईं, जिसके दम पर बीजेपी 73 सीट ले आई। बिहार में पिछड़ी जातियों में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनका लाभ भी उन्हें मिला। यादव जाति से लालू यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन सत्ता की भूख अत्यंत पिछड़ी जातियों में भी थी, जो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी। नीतीश कुमार ने ओबीसी, दलितों और मुसलमानों में से अत्यंत पिछड़ों को निकालकर एक वर्ग तैयार किया और ये उनकी ताकत बन गई। साल 2005 में बीजेपी का साथ लेकर उन्होंने बिहार में पहली बार अपनी सरकार बनाई। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां ओबीसी जातियों का अच्छा खासा दबदबा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 58.47% वोट के साथ 24 सीट पर जीत दर्ज की थी। माना जाता है कि ओबीसी की जनसंख्या राज्य में 45 से 48% है। राजस्थान के अलावा ओबीसी राजनीति सबसे अधिक महाराष्ट्र में गरमाई हुई है। राज्य में कई दिनों चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को विधानसभा से पास करवा लिया है। माना जाता है कि यहाँ करीब 40% ओबीसी आबादी है और उन्हें 19% आरक्षण हासिल है। असल में मराठा कुणबी जाति के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय के संगठन मराठों को कुणबी समुदाय में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक राज्य में करीब 28% का मराठा वोट परंपरागत रूप से कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ रहा है। दक्षिण भारत के 5 प्रमुख राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में ओबीसी वोटर निर्णायक है। कर्नाटक में कांग्रेस के पास सिद्धारमैया के रूप में ओबीसी मुख्यमंत्री है। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएस
जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने ओबीसी को लामबंद किया हुआ है। इन 5 राज्यों से 128 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। साल 2019 में बीजेपी ने इन 5 राज्यों में 29, कांग्रेस ने 27 और बाकी की सीटों पर क्षेत्रीय दलों ने जीत दर्ज की थी। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी दक्षिणी राज्य में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कर्नाटक में बीजेपी को 28 में से 25 लोकसभा की सीटें आईं और वोट प्रतिशत 51.38 रहा। वहीं तेलंगाना की कुल 17 सीटों में से पार्टी को कुल 19.45% वोट के साथ 4 सीटें ही मिल पाईं। दक्षिण भारत में इस कमजोर स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी ने इस बार आंध्र प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया है। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।